कहानी की शुरुआत होती है लूफी नाम के एक लड़के से। उसका सिर्फ एक ही सपना था, समुद्री लुटेरों का बादशाह बन। एक दिन विंडमिल विलेज के डॉक पर एक समुद्री डाकू जहाज आकर रुकता है। ये जहाज था महान समुद्री डाकू शैंक्स का। लूफी तुरंत शैंक्स के पास जाता है और कहता है, मुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लो। लेकिन शैंक्स मुस्कुराकर कहते हैं, ये काम बच्चों का खेल नहीं है। वो अपने चेहरे के निशान दिखाते हुए कहते हैं, इन निशानों को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। लेकिन लूफी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो जहाज के ऊपर चढ़ता है और एक खंजर उठाकर कहता है, मुझे चोट से डर नहीं लगता। मैं समुद्री लुटेरों के खतरे उठाने को तैयार हूँ। और खुद को साबित करने के लिए वो खंजर अपने चेहरे में घोंप देता है, जिससे उसके चेहरे पर एक गहरा निशान बन जाता है। शैंक्स ये देखकर परेशान हो जाते। वो नहीं चाहते थे कि लूफी को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो उसे अपनी टोली में शामिल नहीं करते। जब लूफी के घाव पर टांके लगाए जा रहे होते हैं तो उसे काफी दर्द हो रहा होता है। तभी शैंक्स उसे समझाते हैं, मर्द बनने के लिए चोट के निशान जरूरी नहीं होते, असल में इंसान को मजबूत बनाते हैं चोट से मिले सबक। लेकिन लूफी जिद में कहता है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बनूंगा। शैंक्स मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम अभी तैयार नहीं हो, और वो वहां से चले जाते हैं। लूफी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तभी उसकी नजर शैंक्स के खजाने के बॉक्स पर पड़ती है। वो उसे उठाकर खोलता है। उस बॉक्स के अंदर था एक डेविल फ्रूट। डेविल फ्रूट वो रहस्यमयी फल होते हैं जो खाने वाले को अद्भुत शक्तियां देते हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ा श्राप भी देते हैं। लूफी इस बात से अनजान था, इसलिए वो उस फल को तुरंत खा लेता है। उसी समय बार में एक और समुद्री लुटेरा आता है। उसका नाम था हिगुमा, और शैंक्स के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन शैंक्स बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। वो उससे लड़ने की बजाय उसके फैलाए कांच के टुकड़ों को साफ करने लगते हैं। ये देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आता है। वो शैंक्स से कहता है, उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने उसे जाने दिया। तुमने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा? तब शैंक्स मुस्कुराते हुए कहते हैं, हर समस्या का हल लड़ाई से नहीं निकलता। एक सच्चा आदमी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि नेक दिल भी होता है। गुस्से में लूफी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शैंक्स उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अचानक लूफी का हाथ बहुत लंबा हो जाता है। अब शैंक्स समझ जाते हैं कि लूफी ने डेविल फ्रूट खा लिया है। अगले दिन से लूफी अपनी नई शक्ति की प्रैक्टिस करने लगता है। वो अपने हाथों को रबर की तरह खींचकर मुक्के मारने की ट्रेनिंग करता है। उसी समय बार टेंडर माकिनो उसे समझाती है, तुम्हें अपनी नई ताकत का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना हो, क्योंकि अब तुम आम लोगों से अलग हो चुके हो सकता है लोग अब तुमसे डरने लगे। लेकिन लूफी हंसते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है। इस डेविल फ्रूट की शक्ति से मैं एक महान समुद्री लुटेरा बन जाऊंगा। माकिनो उसे समझाती है, हर डेविल फ्रूट एक खास शक्ति देता है, लेकिन इसे डेविल यूं ही नहीं कहा जाता, क्योंकि इसे खाने के बाद तुम एक समझौता कर लेते हो। समुद्र के देवता तुमसे नाराज हो जाते हैं और श्राप के रूप में समुद्र का खारा पानी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यानी जो भी डेविल फ्रूट खाता है वो समुद्र में तैर नहीं सकता। इसी दौरान शैंक्स वापस आते हैं। उनकी टोली अपने जहाज में सामान लोड कर रही थी, क्योंकि अब वो निकलने वाले थे दुनिया के सबसे बड़े खजाने की तलाश में। उस खजाने का नाम था वन पीस। और फिर कहानी हमें 22 साल पहले ले जाती है। उस समय सरकार ने समुद्री लुटेरों के आतंक को रोकने के लिए नेवी का गठन किया था। नेवी के वाइस एडमिरल गार्प ने आखिरकार पकड़ लिया था समुद्री लुटेरों के बादशाह गोल्ड रॉजर को। उसे सजा देने के लिए जनता के सामने लाया गया। गार्प कहता है, सरकार के खिलाफ जाने की सजा सिर्फ मौत है। लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी पूछता है, लुटेरों के बादशाह, तुमने अपना खजाना वन पीस कहाँ छुपाया है? ये सुनकर गोल्ड रॉजर हंसने लगता है और कहता है, अगर मेरा खजाना चाहिए तो जाओ और उसे ढूंढ लो। मैंने सब कुछ समुद्र में छोड़ दिया है। इसके बाद सैनिक उसे मार डालते हैं, लेकिन उसके इन शब्दों ने पूरी दुनिया बदल दी। अब हर कोई समुद्र की ओर निकल पड़ा। हर कोई समुद्री लुटेरा बनना चाहता था, क्योंकि जो भी वन पीस ढूंढ लेगा वही बनेगा समुद्री लुटेरों का अगला बादशाह। उधर शैंक्स भी वन पीस की तलाश में निकलने वाला था। लूफी जिद करता है कि वो भी उनके साथ जाएगा, लेकिन शैंक्स साफ कहते हैं, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। ये सुनकर लूफी बहुत उदास हो जाता है। वो चुपचाप बार में बैठा हुआ था। तभी वहाँ हिगुमा अपनी टोली के साथ आ जाता है। लूफी गुस्से में उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन हिगुमा उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तभी अचानक शैंक्स वहाँ पहुँच जाता है। वो हिगुमा से कहता है, लड़के को छोड़ दो। लेकिन हिगुमा कहता है, ये बहुत बदतमीज है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तब शैंक्स शांत होकर कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे दोस्तों को कभी परेशान मत करना। ये कहते हुए वो अपने साथी की तरफ इशारा करते हैं। शैंक्स की टोली पहले से ही तैयार बैठी थी और अगले ही पल वो हिगुमा के एक आदमी को एक ही गोली में ढेर कर देते हैं। अब हिगुमा और शैंक्स की टोली के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शैंक्स की टीम बहुत ताकतवर थी। उनके हर सदस्य को निशाना लगाने में महारत हासिल थी, इसलिए हिगुमा के लोग एक एक करके गिरने लगते हैं। उधर शैंक्स भी खुद लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसी बीच मौका देखकर हिगुमा लूफी को उठाकर भाग
थक जाता है। वो लूफी को लेकर समुद्र के बीच पहुंच जाता है। वो चाकू दिखाकर लूफी को डराने लगता है, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा और ना ही कोई तुम्हें याद करेगा। लेकिन तभी अचानक पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। समुद्र से एक विशाल कायसी मॉन्स्टर निकल आता है। वो उनकी नाव को पलट देता है और हिगुमा को अपने मुंह में दबाकर समुद्र के अंदर खींच लेता है। डेविल फ्रूट की वजह से लूफी समुद्र के पानी में कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। लेकिन तभी शैंक्स वहां पहुंच जाते और वो लूफी को डूबने से बचा लेते हैं। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो विशाल सी किंग अभी भी वहां मौजूद था। वो दोनों को निगल जाना चाहता था और उसी हमले में वो शैंक्स का एक हाथ काट देता है। लेकिन शैंक्स डरते नहीं हैं। वो गुस्से से सी किंग की आंखों में देखते हैं और उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। शैंक्स की नजर इतनी डरावनी थी कि सी किंग भी पीछे हट जाता है और समुद्र में वापस चला जाता है। लूफी जब शैंक्स का कटा हुआ हाथ देखता है तो बहुत घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। लेकिन शैंक्स मुस्कुराकर कहते हैं, मैं जिंदा हूँ, बस यही मायने रखता है। कुछ समय बाद शैंक्स अपनी टोली के साथ वन पीस की तलाश में समुद्र की ओर निकलने वाले थे। लेकिन लूफी अकेला बैठा हुआ था। शैंक्स उसके पास आते हैं। लूफी कहता है, तुम सही थे, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मैं भी एक समुद्री लुटेरा बनूंगा। मेरा भी एक जहाज होगा और मेरी अपनी टोली होगी और हम दुनिया के सबसे महान लुटेरे बनेंगे। मैं वन पीस ढूंढूंगा और समुद्री लुटेरों का बादशाह बनूंगा। लूफी की बातें सुनकर शैंक्स मुस्कुरा देते हैं। उन्हें लूफी में वही जज्बा दिखाई देता है जो एक सच्चे कप्तान में होता है। इसलिए वो अपनी स्ट्रॉ हैट उतार कर लूफी के सिर पर रख देते हैं और कहते हैं, ये टोपी मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसे संभाल कर रखो। जब हम फिर मिलेंगे तब तुम एक महान समुद्री लुटेरा बन चुके होंगे, ये हमारा वादा है। ये कहकर शैंक्स वहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। समय बीतता है और अब लूफी बड़ा हो चुका था। वो भी वन पीस की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन उसके पास ना कोई टोली थी और ना ही बड़ा जहाज, सिर्फ एक छोटी सी नाव जो समुद्र के बीच डूबने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए लूफी एक ड्रम के अंदर छिप जाता है और वही ड्रम समुद्र में बहते बहते दो जहाजों के बीच पहुंच जाता है। वहां समुद्री लुटेरी अलविदा एक पैसेंजर जहाज पर हमला कर चुकी थी। अलविदा पर 50 लाख बेरी का इनाम था। वो अपनी टोली के साथ यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट रही थी। इसी दौरान लूफी वाला ड्रम भी लुटेरों के जहाज पर लोड कर दिया जाता है। अलविदा पैसेंजर जहाज के सभी लोगों को बंधक बना लेती है। वो एक आदमी से पूछती है, क्या तुम्हें बाउंटी हंटर रोरोनोआ जोरो के बारे में पता है? जोरो समुद्री लुटेरों का शिकार करने के लिए मशहूर था, लेकिन क्रू मेंबर बताता है जोरो के पास उन समुद्री लुटेरों की एक लिस्ट है जिन्हें वो खत्म करना चाहता है, लेकिन उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। ये सुनकर अलविदा बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो खुद को दुनिया की सबसे महान लुटेरी मानती थी। गुस्से में वो उस आदमी को मार डालती है। अलविदा बेहद बेरहम थी। वो कोबी नाम के लड़के से जबरदस्ती काम करवाती थी और अपने आदमियों से अपने नाम के नारे लगवाती रहती थी। रात का समय था। कोबी जहाज के डेक की सफाई कर रहा था। तभी उसे अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती। वो देखता है कि पास रखा एक बड़ा बैरल जोर जोर से हिल रहा है। कोबी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी बैरल के अंदर से लूफी बाहर निकल आता है और तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। कोबी को लगता है कि शायद लूफी उसे मारने वाला है, लेकिन लूफी कहता है, घबरा मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। असल में लूफी को बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो जहाज पर खाने का सामान ढूंढने लगता है। वो कोबी से कहता है, मैं भी एक समुद्री लुटेरा हूँ, लेकिन कोबी को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। वो कहता है, लुटेरे तुम्हारी तरह नहीं होते, वो बहुत बुरे लोग होते हैं जो लोगों को मारते हैं और लूटते हैं। लूफी मुस्कुराकर कहता है, हर लुटेरा ऐसा नहीं होता। और फिर वो कोबी को अपनी कहानी सुनाने लगता है। कोबी हैरान होकर पूछता है, कोई इंसान समुद्री लुटेरा बनने का सपना कैसे देख सकता है? लूफी जवाब देता है, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। समुद्री लुटेरे आजाद होते हैं। हम अपनी टोली के साथ नए नए सफर पर निकलते हैं। तब कोबी उसे अलविदा के बारे में बताता है। वो कहता है, अलविदा बहुत बुरी है, वो हमें अपने गुलाम की तरह रखती है। ये सुनकर लूफी कहता है, कभी भी अपनी जिंदगी दूसरों के हुक्म पर नहीं जीनी चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी वन पीस ढूंढने का सपना नहीं छोड़ता। कोबी लूफी को चुपके से जहाज से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से लूफी से आवाज हो जाती है और उसी आवाज से सभी लुटेरों की नींद खुल जाती है। अलविदा को लगता है कि कोबी भागने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है। अब अलविदा लूफी पर हमला करने लगती है, लेकिन लूफी अपनी रबर जैसी स्ट्रेचिंग शक्ति का इस्तेमाल करके उसके हर हमले से बच जाता है। गुस्से में अलविदा जहाज के कंट्रोल को ही तोड़ देती है, लेकिन तभी लूफी अपना खास हमला करता है। गम गम पिस्तल! उसका मुक्का सीधे अलविदा को लगता है और वो उड़कर सीधे समुद्र में गिर जाती है। इसके बाद लूफी
और कोबी एक छोटी नाव लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर हम पहुँचते हैं सिक्सेस आइलैंड, जहाँ रहते हैं समुद्री लुटेरों के शिकारी रोरोनोआ जोरो। जोरो हमेशा अपने साथ 3 तलवारें रखता था। वो एक पवित्र जगह पर मोमबत्ती जला रहा था। ये वो जगह थी जहाँ लोग अपने गुजरे हुए प्रियजनों को याद करते थे। जोरो को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो कहता है छिपने की जरूरत नहीं, सामने आ जाओ। तभी उसके सामने आता है मिस्टर 7। वो कहता है मैं बरोक वर्क्स के लिए काम करता हूँ, हमें तुम्हारे जैसे ताकतवर योद्धा की अपनी टोली में जरूरत है। लेकिन जोरो उसकी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। वो शांत होकर कहता है अगर तुम्हारी टोली को सच में मेरी जरूरत होती तो वो मुझे लेने के लिए 7वें नंबर वाले को नहीं भेजते। ये सुनकर मिस्टर 7 गुस्से में आ जाता है और तलवार से जोरो पर हमला कर देता है। अब दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन जोरो एक शानदार तलवारबाज था। वो सिर्फ एक ही तलवार से मिस्टर 7 के हमलों को रोक देता है और अगले ही पल अपने तेज क्रॉस स्लैश से मिस्टर 7 को खत्म कर देता है। उधर लूफी और कोबी नाव में आगे बढ़ रहे होते हैं। लूफी कोबी से पूछता है हर इंसान का एक सपना होता है, तुम्हारा सपना क्या है? कोबी अपने सपने के बारे में बताने से डरता है क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन लूफी उसे एक हल्का सा थप्पड़ मारकर कहता है सपना कभी बेकार नहीं होता। तब कोबी हिम्मत करके कहता है मैं हमेशा से नेवी का सैनिक बनना चाहता हूँ, मैं उन लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ जो कमजोर हैं। ये सुनकर लूफी खुश हो जाता है। वो कहता है तुम्हें अपना सपना जरूर पूरा करना चाहिए और मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। फिर लूफी कहता है तुम मुझे नजदीकी नेवी बेस तक ले चलो, मुझे वहाँ से ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाएगा और तुम नेवी में भर्ती हो जाना। ये सुनकर कोबी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि ग्रैंड लाइन बहुत खतरनाक जगह थी। उसे लुटेरों का कब्रिस्तान कहा जाता था, जहाँ भयानक जीव रहते थे और सैकड़ों फीट ऊंची लहरें उठती थी जो किसी भी जहाज को पल भर में डुबा सकती थी। आज तक जो भी ग्रैंड लाइन गया था वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन लूफी इन बातों की परवाह नहीं करता क्योंकि उसे समुद्री लुटेरों का बादशाह बनना था और उसके लिए उसे हर हाल में वन पीस ढूंढना ही था। ये सोचते सोचते वो नाव में ही आराम से सो जाता है। अब कहानी में एक नई लड़की की एंट्री होती है। उसका नाम था नामी। वो एक छोटी सी नाव में बेहोश पड़ी होती है। तभी 2 समुद्री लुटेरे उसे लूटने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उसके पास बहुत खजाना होगा, लेकिन नामी उन्हें चालाकी से बेवकूफ बना देती है और उनकी ही नाव लेकर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद वो पहुँचती है शेल्स टाउन, जहाँ नेवी की 153वीं ब्रांच मौजूद थी। उधर लूफी और कोबी भी वहीं पहुंच चुके थे। शहर की दीवारों पर कई समुद्री लुटेरों के वांटेड पोस्टर लगे हुए थे। लूफी उन पोस्टरों को देखता है और थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि उनमें उसका पोस्टर नहीं था, लेकिन वो जल्दी ही इस बात को भूल जाता है क्योंकि उसे बहुत तेज लगी थी। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। उसी समय रोरोनोआ जोरो भी वहाँ पहुँचता है। वो अपने साथ एक बोरा लेकर आया था। उस बोरे के अंदर मिस्टर 7 की लाश थी ताकि वो नेवी से उसका इनाम ले सके। तभी रिका नाम की एक छोटी लड़की जोरो के लिए चावल का कटोरा लेकर आती है, लेकिन अचानक वो गलती से हेल्मेपो से टकरा जाती है और चावल नीचे गिर जाते हैं। हेल्मेपो बहुत घमंडी इंसान था। वो गुस्से में उस चावल को अपने पैर से कुचल देता है। ये देखकर जोरो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गिरे हुए चावल को उठाकर खा लेता है और रीका की तारीफ करता है। फिर वो हेल्मेपो से कहता है इस लड़की से माफी मांगो, लेकिन हेल्मेपो अहंकार से कहता है तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, और वो जोरो पर हमला कर देता है, लेकिन जोरो आसानी से उसका हमला रोक लेता है। अब बाकी नेवी सैनिक भी जोरो पर हमला करने आते हैं, लेकिन जोरो उन्हें भी पल भर में दूर फेंक देता है। अब हेल्मेपो जोरो से डर जाता है। जोरो उसे चेतावनी देता है तलवार तभी निकालना जब उसे चलाना भी सीख जाओ। डर के मारे हेल्मेपो कहता है मुझे मत मारो, तुम जो भी चाहोगे मेरे पिता तुम्हें दे देंगे, क्योंकि उसका पिता था नेवी ब्रांच का कप्तान एक्स हैंड मॉर्गन। इसी दौरान नामी भी एक नेवी सैनिक को बेहोश करके उसकी यूनिफॉर्म चुरा लेती है और चुपके से नेवी बेस के अंदर घुस जाती है। असल में वो भी वहाँ आई थी ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने। उधर जोरो हेल्मेपो को लेकर कप्तान मॉर्गन के पास पहुँचता है। मॉर्गन का एक हाथ नहीं था, उसकी जगह एक बड़ी कुल्हड़ी लगी हुई थी जिसकी धार वो तेज कर रहा होता है। मॉर्गन जोरो से कहता है तुम लड़ाई में काफी माहिर हो, तुमने मेरे 4 सैनिकों को घायल कर दिया। मैं जानता हूँ कि तुम रोरोनोआ जोरो हो, जिसे लोग मौत का दूध भी कहते हैं। जोरो शांत होकर कहता है मुझे तारीफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना इनाम चाहिए। मॉर्गन कहता है इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन तुमने नेवी सैनिक पर हाथ उठाया है, इसकी सजा के रूप में तुम्हें 7 दिन जेल में रहना होगा। लेकिन फिर वो कहता है अगर चाहो तो हम 7 काम कर सकते हैं, तुम मेरे खास नेवी सैनिक बन सकते हो। लेकिन जोरो उसका ऑफर ठुकरा देता है और 7 दिन की सजा कबूल कर लेता है। अब जोरो को खुले मैदान में खंबे से बांध दिया जाता है। कुछ देर बाद हेल्मेपो वहाँ आता है। वो जोरो की तलवार उठाकर उसे चिढ़ाने लगता है। जोरो गुस्से में कहता है जैसे ही मैं यहाँ से आजाद हुआ तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन हेल्मेपो हंसते हुए कहता है
है, तुम कभी भी इस कैद से बाहर नहीं निकलोगे, और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद लूफी सीवर लाइन के रास्ते उसी मैदान में पहुँच जाता है। वो जोरो को कैद में देखकर हैरान हो जाता है। लूफी कहता है, अरे तुम तो वही 3 तलवार वाले आदमी हो, तुम यहाँ कैसे फंस गए? जोरो जवाब देता है, मैंने खुद को इनके हवाले किया है, मैं रोरोनोआ जोरो हूँ, मैं समुद्री लुटेरों का शिकार करता हूँ। लूफी मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, क्योंकि मैं तो जल्द ही समुद्री लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी टोली में होना चाहिए। जोरो तुरंत कहता है, मैं तुम्हारी टोली में क्यों शामिल हूँ, जबकि मैं तुम जैसे लुटेरों का शिकार करता हूँ? लूफी पूछता है, क्या यही तुम्हारा सपना है? जोरो थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है, मैंने किसी से वादा किया था कि मैं दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनूंगा। ये सुनकर लूफी उसकी रस्सियां खोलने लगता है। जोरो कहता है, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी टोली में शामिल नहीं होने वाला। लेकिन लूफी मुस्कुराकर कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अच्छे इंसान हो और तुम जो बनना चाहते हो वो कैद में रहकर हासिल नहीं कर सकते। ये कहकर लूफी वापस सीवर लाइन के रास्ते वहाँ से चला जाता है। उधर नामी नेवी बेस की लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। वो वहाँ ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक नेवी सैनिक से पता चलता है कि असली नक्शा लाइब्रेरी में नहीं है, वो नक्शा कप्तान मॉर्गन के ऑफिस की एक गुप्त तिजोरी में छिपा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ वही नेवी सैनिक पहुंच जाता है जिसकी यूनिफॉर्म नामी ने चुराई थी। जैसे ही उसे शक होता है वो नामी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन नामी बहुत तेज थी। वो तुरंत अपना बो स्टाफ निकालती है और कुछ ही सेकंड में दोनों सैनिकों को बेहोश कर देती है। तभी वहाँ लूफी भी पहुंच जाता है। वो उनकी सारी बातें सुन चुका था। लूफी मुस्कुराकर कहता है, तो पहले तुमने उस आदमी की वर्दी चुराई और अब मेरे नक्शे के पीछे पड़ी हो। ये कहकर वो मॉर्गन के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। उधर जोरो हेलमेपो के कमरे में पहुंच जाता है। हेलमेपो अकेले तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जोरो को देखकर वो डर जाता है और घबराकर पूछता है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? लेकिन जोरो शांत होकर कहता है, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। इधर लूफी और नामी मॉर्गन के ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में मॉर्गन ही उनके सामने आ जाता है। तभी नामी तुरंत नेवी सैनिक होने का नाटक शुरू कर देती है। वो ऐसा दिखाती है जैसे उसने लूफी को पकड़ लिया हो और उसे जेल में ले जा रही हो। मॉर्गन को शक नहीं होता और वो उन्हें जाने देता है। असल में नामी चुपके से मॉर्गन के ऑफिस की चाबियां भी चुरा चुकी थी। ये देखकर लूफी काफी इंप्रेस हो जाता है। वो नामी से कहता है, तुम्हें मेरी टोली में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन नामी तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, मुझे समुद्री लुटेरों से नफरत है। लूफी बस मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। दोनों मॉर्गन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। नामी दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है। अब दोनों नक्शा ढूंढने लगते हैं। तभी लूफी को दीवार में एक सीक्रेट मैकेनिज्म दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे दबाता है, एक छुपी हुई तिजोरी सामने आ जाती है। उधर जब मॉर्गन लाइब्रेरी पहुंचता है तो उसे समझ आ जाता है कि एक लुटेरी नेवी के भेष में अंदर घुस आई है और वो ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराना चाहती है। तुरंत पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बजा दिया जाता है। अलार्म बजते ही नामी समझ जाती है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो तिजोरी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक मॉर्गन दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लूफी को कोई रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो सीधे अपने हाथों से ही तिजोरी खींचने लगता है। उसके हाथ रबर की तरह लंबे हो जाते हैं। ये देखकर नामी थोड़ी डर जाती है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों मिलकर तिजोरी को खींचते हैं और अगले ही पल वो तिजोरी समेत टावर से नीचे गिर जाते हैं। नीचे कई नेवी सैनिक पहले से मौजूद थे, इसलिए अब लूफी और नामी उनसे लड़ने लगते हैं। दोनों पूरी बहादुरी से सैनिकों को गिराने लगते हैं, लेकिन नेवी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी वहाँ जोरो भी पहुंच जाता है। वो पहले उनकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन जब वो देखता है कि दोनों मुश्किल में हैं, तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ता है और अपनी तलवारों से नेवी सैनिकों को गिराने लगता है। तभी कप्तान मॉर्गन खुद वहाँ आ जाता है। वो कहता है, तुम तीनों में से एक चोर है, एक समुद्री लुटेरा और एक लुटेरों का शिकारी, फिर भी तुम तीनों एक साथ खड़े हो। मॉर्गन गर्व से कहता है, आज तक मुझसे कोई शिकारी नहीं बचा। मैंने अकेले ब्लैक कैट पायरेट्स को हराया है और मैंने ही 1000 चालों वाले कुरो को पकड़ा था। ये कहकर वो उन तीनों पर हमला कर देता है। सबसे पहले जोरो अपनी तलवार से मॉर्गन पर हमला करता है, लेकिन मॉर्गन बहुत ताकतवर था। वो जोरो को दूर धकेल देता है। उधर नामी बाकी सैनिकों से लड़ रही थी। अब लूफी और जोरो साथ मिलकर मॉर्गन से लड़ने लगते हैं। जोरो अपनी तीसरी तलवार भी निकाल लेता है। अब लड़ाई उनके पक्ष में झुकने लगती है। अंत में लूफी एक जोरदार किक मारता है और मॉर्गन दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। अब तीनों तिजोरी लेकर नामी की नाव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन लूफी को भी दिखाई नहीं देता। तभी वहाँ हेलमेपो आ जाता है। वो उन तीनों पर गन तान देता है, लेकिन लूफी उसके बाल देखकर हंसने लगता है और पूछता है, तुम्हारे बालों का ये हाल किसने किया? जोरो मुस्कुराकर कहता है, मेरी तलवार का कमाल है। हेलमेपो गुस्से में गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी कोबी पीछे से आकर उसे एक जोरदार पंच मार देता है और हेलमेपो बेहोश हो जाता है। लूफी कोबी को देखकर खुश हो जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है।
है, लेकिन कोबी मना कर देता है। वो कहता है, अब मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं नेवी में शामिल होकर कमजोर लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। हो सकता है अगली बार मिलने पर हम दुश्मन हो। लूफी मुस्कुराकर कहता है, अभी तो हम दोस्त हैं, और फिर वो कोबी को अलविदा कह देता है। इसके बाद लूफी अपने नए साथियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं गार्प का जहाज। गार्प को एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि शेल्स टाउन नेवी बेस पर लुटेरों ने हमला किया है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि हमला करने वाला एक स्ट्रॉ हैट पहनने वाला लड़का था, जिसने ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लिया है। गार्प तुरंत आदेश देता है, जहाज को शेल्स टाउन की तरफ मोड़ दो, क्योंकि अब उसकी नजर लूफी पर पड़ चुकी थी। उधर हमें एक और खतरनाक समुद्री लुटेरा दिखाई देता है, बगी द क्लाउन। बगी भी किसी भी हाल में ग्रैंड लाइन का नक्शा हासिल करना चाहता था, लेकिन उसका साथी कबाजी उसे बताता है कि हम नक्शा लेने गए थे, लेकिन 3 लुटेरे हमसे पहले ही उसे चुरा चुके हैं। ये सुनकर बगी गुस्से से भर जाता है। वो कहता है, मुझे उस नक्शे की हर कीमत पर जरूरत है, चाहे इसके लिए किसी की भी जान क्यों न लेनी पड़े। उधर नाव पर नामी तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही थी। लूफी बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि उसकी अपनी एक टोली बन चुकी है। कुछ ही देर में नामी तिजोरी का लॉक खोल देती है और आखिरकार ग्रैंड लाइन का नक्शा बाहर निकाल लेती है। लेकिन लूफी को समझ ही नहीं आता कि नक्शे में ग्रैंड लाइन कहाँ है। नामी समझ जाती है कि लूफी को इस दुनिया के नक्शे के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब वो उसे समझाती है, दुनिया का समुद्र 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू। पूरी दुनिया में फैली हुई जमीन की विशाल रेखा को रेड लाइन कहा जाता है, और इसी के बीच से गुजरने वाले खतरनाक समुद्री रास्ते को ग्रैंड लाइन कहते हैं। महासागर के इस हिस्से में अजीब मौसम, खतरनाक टापू और दुनिया के सबसे शक्तिशाली समुद्री लुटेरे रहते हैं। लूफी उत्साह से कहता है, वन पीस भी यहीं कहीं ग्रैंड लाइन में छिपा है। लेकिन नामी कहती है, पिछले 22 सालों में कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। इसका मतलब है वन पीस सिर्फ एक झूठी कहानी है। लूफी मुस्कुराकर जवाब देता है, जब हमें वन पीस मिल जाएगा तब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा। तभी अचानक उनकी नाव के ऊपर स्मोक बम फेंके जाते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद नेवी सैनिकों ने हमला किया है, लेकिन उस धुएं में बेहोशी की गैस मिली हुई थी। धीरे धीरे तीनों बेहोश होने लगते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले लूफी एक चाल चलता है। वो जल्दी से ग्रैंड लाइन का नक्शा निगल जाता है, और तभी उसे पता चलता है कि उनके पीछे नेवी नहीं बल्कि बगी द क्लाउन के लुटेरे हैं। अगले दिन जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बड़े लकड़ी के बॉक्स में बंद पाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है, और तब उन्हें पता चलता है कि वो एक सर्कस में है। बगी ने पूरे गांव के लोगों को बंधक बना रखा था। वो उन्हें जबरदस्ती सर्कस का दर्शक बनाकर रखता था और उनसे झूठी तालियां बजवाता था। बगी जोर से पूछता है, ग्रैंड लाइन का नक्शा कहाँ है? लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। मौका देखकर नामी वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि पूरे गांव को बगी के लुटेरों ने उजाड़ दिया है। ये देखकर नामी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन तभी बगी के साथी उसे पकड़ लेते हैं। नामी गुस्से में बगी को डांटने लगती है। बगी हंसते हुए कहता है, तुम तीनों में से किसी एक के पास मेरा नक्शा है। लेकिन जब उन्हें कुछ पता नहीं चलता तो वो जोरो और नामी को पकड़ लेता है। जोरो को एक खंबे से बांध दिया जाता है और नामी को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। बगी को पूरा यकीन था कि नक्शा लूफी के पास ही है। उसे लूफी की रबर जैसी ताकत के बारे में भी पता चल चुका था, इसलिए वो लूफी के हाथ पैर खिंचवाने लगता है। लेकिन लूफी फिर भी नक्शे के बारे में कुछ नहीं बताता। तब बगी एक छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। ये देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत अपने हाथों को खींचकर खुद को आजाद कर लेता है और बगी को एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का इतना ताकतवर था कि बगी का सिर उड़कर दूर जा गिरता है, लेकिन वो मरता नहीं। बगी हंसते हुए कहता है, मैंने भी एक डेविल फ्रूट खाया है, चॉप चॉप फ्रूट। मेरी ताकत ये है कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी जिंदा रहता हूँ। और कुछ ही सेकंड में उसके सारे शरीर के हिस्से वापस जुड़ जाते हैं। बगी घमंड से कहता है, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन चालाकी से वो लूफी को धोखा देकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो लूफी को एक कांच के बक्से में बंद कर देता है और उस बक्से में समुद्र का खारा पानी भरने लगता है, क्योंकि डेविल फ्रूट खाने वालों के लिए समुद्र का पानी सबसे बड़ी कमजोरी होता है। धीरे धीरे लूफी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बगी को नक्शे के बारे में कुछ नहीं बताता। उधर नामी अभी भी पिंजरे में कैद थी, लेकिन वो पहले से तैयार होकर आई। उसने अपने पैर में एक छोटी पिन छिपा कर रखी थी। वो चुपके चुपके उस पिन से पिंजरे का लॉक खोलने लगती है। तभी वहाँ कबाजी आ जाता है।
कबाजी वही आदमी था जिसके भाई को पहले जोरो ने मार दिया था, इसलिए वो जोरो से बदला लेना चाहता था। वो जोरो पर लगातार खंजर फेंकने लगता है, लेकिन वो उसे मार नहीं सकता था क्योंकि बगी का आदेश था लूफी को जिंदा रखना है। इसी बीच नामी आखिरकार आजाद हो जाती है। वो अचानक हमला करके कबाजी को मार गिराती है और फिर लूफी के कांच वाले केज को भी तोड़ देती है। अब लूफी भी आजाद हो जाता है, लेकिन समुद्र के खारे पानी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कमजोरी की वजह से उसके मुंह से ग्रैंड लाइन का नक्शा बाहर निकल आता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, लूफी नक्शा उठाने के बजाय सीधे अपनी स्ट्रॉ हैट की तरफ जाता है क्योंकि वो टोपी उसे शैंक्स ने दी थी और वो उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उधर बगी को नक्शा मिल चुका था। जोरो तुरंत उस पर हमला करता है, लेकिन बगी अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को फिर से जोड़ने लगता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने बॉडी पार्ट्स को हवा में उड़ा देता है। अब उसके शरीर के हिस्से चारों तरफ घूमते हुए लूफी और जोरो को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे। अब लूफी भी बगी से लड़ने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी टोपी में छेद हो जाते हैं। ये देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो बगी को हराने में सफल नहीं हो पा रहा था। तभी लूफी की नजर वहां पड़े कई लकड़ी के बक्सों पर पड़ती है। नामी भी लूफी का प्लान समझ जाती है। दोनों मिलकर बगी के शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक एक करके उन बक्सों में बंद करने लगते हैं। कुछ ही देर में बगी का पूरा शरीर अलग अलग बक्सों में कैद हो जाता है। अब सिर्फ उसका मुंह, पैर और जूते ही बचे थे। तभी लूफी अपना खास मूव इस्तेमाल करता है, गम गम बजूका, और एक जोरदार हमला करके बगी को बहुत दूर उड़ा देता है। इसके बाद लूफी ग्रैंड लाइन का नक्शा उठाकर नामी को दे देता है और मुस्कुराकर कहता है, अब से तुम मेरी नाविक हो। लेकिन वहां से जाने से पहले लूफी एक और काम करता है। वो बगी के द्वारा कैद किए गए सभी लोगों को आजाद करने लगता है। एक आदमी उससे पूछता है, क्या अब हम तुम्हारे कैदी बनने वाले हैं, क्योंकि तुम भी तो एक समुद्री लुटेरे हो। लूफी मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं थोड़ा अलग किस्म का लुटेरा हूँ, और वो सभी लोगों को आजाद कर देता है। गाँव वाले और नामी लूफी की इस बात से काफी प्रभावित हो जाते हैं। अब लूफी और उसके साथी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जाते जाते लूफी एक ब्रेड का टुकड़ा उठा लेता है। सभी गांव वाले उसे अलविदा कहते हैं और अब लूफी अपनी नई टोली के साथ ग्रैंड लाइन की तरफ निकल पड़ता है। नामी लूफी की फटी हुई टोपी को ठीक कर देती है और कहती है, मुझे पता है ये टोपी तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। लूफी मुस्कुरा देता है। अब उनकी नाव धीरे धीरे ग्रैंड लाइन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन नामी लूफी से एक सच छिपा रही थी। वो चुपके से एक छोटे से संदूक से स्नेल फोन निकालती है और किसी को कॉल करती है। वो धीरे से कहती है, मुझे नक्शा मिल चुका है। और यहीं पर इस कहानी का ये पार्ट खत्म हो जाता है और अभी तो उसकी इस रोमांचक यात्रा की बस शुरुआत हुई है। आगे क्या होगा? क्या लूफी सच में ग्रैंड लाइन तक पहुंच पाएगा और नामी जो राज छिपा रही है उसका सच सामने आने पर क्या होगा? ये सब जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें ऐसी और कहानियां लाने की हिम्मत देता है।